हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो ये आपका SOM या मॉस के नाम से भी जाना जाता है। पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से इस सब्जेक्ट को हम जानते थे, तो अभी हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, आज इसके सेकंड चैप्टर को हम कवर करेंगे। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर हमारा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो भी आपके इस सीरीज में वीडियो मिलेंगी वो सभी आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। जो BTUP का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेम तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज, जो भी चैप्टर का नाम वगैरह चेंज कर दिया है, कुछ टॉपिक उठाकर उस दूसरे चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो नया सिलेबस आपका है BTUP के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जिस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उस सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी टॉपिक यहाँ पर आपका छूटने वाला नहीं है। तो रेगुलर आपको ये सीरीज मिलती रहेगी जब तक आपका ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। पूरे न्यूमेरिकल के साथ भी वीडियो आपको मिलेगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमारा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपके नए या पुराने सिलेबस में आप पढ़ रहे होंगे, पुराने बुक में पढ़ रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी जो आपके सिलेबस में है, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, तो सारी चीज़ें आपके बुक में हो सकता है ना मिले। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपका है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको अप्लाइड मैकेनिक्स जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड का। क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें वहाँ से दिया है कि अप्लाइड मैकेनिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आप समझ रहेंगे तभी आप SM का और भी आगे जो न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो इसीलिए 2 चैप्टर जो है अप्लाइड मैकेनिक्स से यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो वहाँ से आप जाके इन चैप्टर्स के सभी टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा जो चैप्टर का नाम ही है हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो इसमें हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम स्ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो सिंपल सा हम पहले एक समझ लेते हैं कि स्ट्रेस हमारा होता क्या है और स्ट्रेन हमारा क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो जो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपका क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, तो कोई भी वस्तु है, तो उस पर हम कोई बल लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ विकृति होगी, कुछ परिवर्तन होगा। उसकी विकृति भी एक शब्द इसमें आती है, उसी को भी स्ट्रेन बोलते हैं। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल बात करेंगे। तो कोई भी पदार्थ है उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके आकार में कुछ परिवर्तन होगा जब फोर्स लगेगा। तो इस प्रकार से, या फिर डायमेंशन में कुछ परिवर्तन होगा, शेप या डायमेंशन में। तो ये जो परिवर्तन होता है इसी को हम विकृति बोलते हैं। जब परिवर्तन हो जाता है तो इसको हम विकृति बोलते हैं। लेकिन जैसे हम किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने जैसे फोर्स लगाएंगे और ये इसमें परिवर्तन होने की चेष्टा ये करेगा, परिवर्तित होना चाहेगा ये जो पदार्थ है, क्योंकि फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। लेकिन अंदर से जो एक बल लगता है इसका विरोध करता है, इसमें जो परिवर्तन होता है इसके आकार में या फिर इसके डायमेंशन में जो परिवर्तन होने वाला रहता है उसको होने से रोकता है। होने से रोकने के लिए जो बल लगता है वही हमारा बल स्ट्रेस कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस हम किसे बोलते हैं। जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें जो परिवर्तन होने वाला रहता है उस परिवर्तन को रोकने के लिए जो हम बल आपका लगाया जाता है, उस परिवर्तन ना हो, ठीक है, जो भी फोर्स लग रहा है उसके वजह से परिवर्तन ना हो उस वस्तु में, तो ये जो बल लगता है विरोध के रूप में, तो वही हमारा बल प्रतिबल कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। परिवर्तन होने से रोकने के लिए जो बल आपका लगाया जाता है उसके अपोजिट में। लेकिन जब हम बल लगाते हैं और उस वस्तु के आकार में या फिर डायमेंशन में परिवर्तन हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं विकृति, यानी कि स्ट्रेन। तो चलिए हम देखते हैं आगे। स्ट्रेस हमारा है सबसे फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रेस प्रतिबल। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगता है तो वस्तु में विकृति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि डिफॉर्मेशन में आपका शेप में भी परिवर्तन हो सकता है, उसके साइज में भी परिवर्तन हो सकता है। तो विकृति का तात्पर्य वस्तु की डायमेंशन या शेप चेंज से है। बाह्य बल लगने से वस्तु के अंदर इस लग रहे बल का विरोध करने की प्रवृत्ति जनित होती है। कोई भी बल हम लगाते हैं किसी वस्तु पर तो दूसरा बल भी जो इसके विरोध में उत्पन्न होता है वही बल हमारा प्रतिबल कहलाता है। तो जनित होती है। वस्तु के इकाई क्षेत्रफल द्वारा इस बाह्य बल के विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है वही आपका प्रतिबल कहलाती है। प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप प्रतिबल को क्लियर समझ लिए होंगे। प्रतिबल को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। प्रतिबल इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बल अपान क्षेत्रफल। प्रतिबल का फार्मूला हो जाएगा बल अपान क्षेत्रफल।
इकाई क्षेत्रफल पर जो लग रहा बल होता है वही हमारा प्रतिबल कहलाता है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर हम किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिख सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, मेगा न्यूटन, ये सारी इसकी यूनिट है। जनरली हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रतिबल। अब हम देखेंगे आगे दो तरह के आपको स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा हमारा शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम अभिलंब प्रतिबल बोलते हैं। तो जब किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु की पृष्ठ के लंबवत कार्यरत रहता है तो उस कार्यरत पर जो प्रतिबल होता है उसको हम अविलंब प्रतिबल कहते हैं। जब कोई वस्तु होता है, किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है वस्तु की पृष्ठ के लंबवत कार्यरत रहता है, तो उस वो जो बल होता है हमारा, वो जो कार्यरत प्रतिबल होता है उसी को हम अभिलंब प्रतिबल यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और एक आपका है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल वस्तु की सतह के समानांतर या स्पर्श रेखा पर कार्यरत हो, जिससे उस वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है। इस स्थिति में वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध करने वाले एकांक क्षेत्रफल में कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। तो ये आपका हो गया अविलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस। जब आपका लंबवत में कोई बल वस्तु की पृष्ठ के लंबवत में कार्यरत है तो ये हमारा अविलंब प्रतिबल कहलाएगा, और ये आपका समानांतर में जो कार्यरत होता है वही हमारा अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। तो इस प्रकार से दो स्ट्रेस आपके थे, अविलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेन। विकृति क्या होती है, तो जब किसी लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल पदार्थ पर बल लगाया जाता है तो पदार्थ की चेष्टा आकृति बदलने की होती है। ठीक है, जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया। तो पदार्थ में आकृति बदलने की प्रवृत्ति के विरुद्ध पदार्थ में आंतरिक प्रतिरोध स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जो पदार्थ को डिफॉर्मेशन से रोकता है, जो विकृति से रोकता है, जो भी चेंजेस होते हैं उससे रोकता है। तो यह डिफॉर्मेशन का विरोध प्रतिबल तथा इसकी आकृति में परिवर्तन विकृति कहलाता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन का विरोध करता है जो बल, उसी को हम प्रतिबल बोलते हैं, और इसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विकृति कहते हैं। तो ये आपका हो गया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे अगर स्ट्रेन को हम समझे तो एक छड़ पर तनाव बल लगाने पर छड़ की लंबाई यल में वृद्धि डेल्टा यल हो जाती है। तो इसमें विकृति स्ट्रेन का मान कितना होगा, डेल्टा यल बाई यल, यानी कि डेल्टा यल आपकी वृद्धि हुई है और इसका जो प्रारंभिक आपकी लंबाई थी, मूल लंबाई थी, वो यल थी। तो इस प्रकार से ये जो विकृति हो गई डेल्टा यल बाई यल हो गई। विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, आप याद रखेंगे। जो विकृति होती है, स्ट्रेन होती है, ये आपकी डायमेंशन लेस होती है, तो इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती, यूनिट लेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, यदि प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी डेल्टा ए है, तब क्षेत्रीय विकृति का मान डेल्टा ए बाई ए होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जो प्लेट का क्षेत्रफल जो मूल क्षेत्रफल है वो तो ए है, और इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी डेल्टा ए है। वृद्धि भी होती है या फिर कमी भी होती है, तो दोनों के लिए है ये। तो इसका जो आपका विकृति होगा डेल्टा ए बाई ए। जो क्षेत्रफल आपका क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि हुई है, और आप इसके जो डिवाइड करेंगे हम मूल क्षेत्रफल से, जो भी इसका मूल क्षेत्रफल था, तो यही हमारी विकृति कहलाती है। नेक्स्ट हमारा, इस प्रकार आयतन में विकृति का मान आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन के बराबर होगा। जैसे और भी आपके तीन तरह के मेन आपके जो स्ट्रेन होते हैं, तीन तरीके होते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक आपका उसमें से एक ये भी है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, आयतन विकृति। तो आयतन में जो विकृति होती है, विकृति का मान होता है या परिवर्तन होता है, और मूल आयतन के जो अनुपात होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयतन में विकृति। यानी कि जो डेल्टा वी होगा अपॉन मूल जो आयतन होगा वी, इसका जो ये जो फॉर्मूला आपका है, इसको हम आयतन विकृति बोलेंगे। जैसे आपको चित्र के अनुसार देख सकते हैं आप, यहाँ से शियर स्ट्रेन के बारे में आपको बताया गया है। चित्र के अनुसार अपरूपण में विकृति का मान थीटा इजकल टू डेल्टा यल बाई यल है। यदि थीटा का मान छोटा है तब थीटा इजकल टू टेन थीटा हम रख लेते हैं। टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यल बाई यल। यहाँ से डेल्टा यल और यल कहाँ से मिल रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका ए बी सी, ये आपका सी है और ये डी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ है। अब क्या हो रहा है कि इसकी लंबाई, इधर से बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यहाँ से पी आप देख सकते हैं। तो इसकी लंबाई में आपकी विकृति हो गई, इसकी लंबाई आपकी बढ़ गई। बी आपका था, ये आपका बी डैश है। ठीक है, तो इतनी लंबाई बढ़ी है, और तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डेल्टा यल बोल सकते हैं। और ये आपकी पहले लंबाई कितनी थी, यल थी, तो इतनी लंबाई बढ़ गई, डेल्टा यल बाई यल हो जाएगी टेन थीटा इजकल टू। तो इस प्रकार से हमारी ये शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन को हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वस्तु में, या फिर अगर सिंपल सा डिफिनेशन देना चाहे विकृति का तो कैसे हम दे सकते हैं,
वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल से विकृति जनित होती है। प्रतिबल से वस्तु में डिफॉर्मेशन होता है, यही आकार में परिवर्तन होना ही विकृति कहलाता है। यानी किसी वस्तु के आकार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विकृति यानी कि स्ट्रेन बोलते हैं, और इसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं विकृति को। विकृति हमारी 4 प्रकार की होती है, जो आपको 4 प्रकार यहाँ पर दिख रहे हैं। मेन तो 3 ही होती है, क्योंकि जो आपकी टेंसाइल और कंप्रेसिव जो स्ट्रेन है ये आपके दोनों एक पार्ट में आ जाती है, और एक आपका शियर स्ट्रेन होता है, एक आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो इस प्रकार से 3 जो आपकी मेन विकृति होती है। तो आपको 4 विकृति दिखी। तो पहला आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, अनुदैर्ध्य विकृति होती है, उसके अंतर्गत आपकी तनन और संपीड़न विकृति आ जाती है। तो ये दोनों एक विकृति के पार्ट्स हैं। और दूसरा आपका होता है शियर स्ट्रेन, और तीसरा आपका होता है आयतनिक विकृति। तो इस प्रकार से विकृति हमारी 3 प्रकार के हो गए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि तनन विकृति, संपीड़न विकृति या फिर आयतन विकृति क्या होती है, कैसे होती है। यहाँ पर एक देखिए, फर्स्ट जो हमारा फिगर दिख रहा है, इसमें हमारा क्या है कि एक आपका कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पे इधर भी आपका पी फोर्स लग रहा है, इधर भी पी फोर्स लग रहा है। ये आपका किसका साइन है, दोनों तरफ से हम इसको खींच रहे हैं, ऐसा है। तो ये आपका क्या होगा, तनन विकृति होगी। इससे क्या होगी कि जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई में वृद्धि होगी कुछ, यहाँ पर आपको वृद्धि दिख रही है। तो यही आपका क्या होता है, डेल्टा एल हो जाएगा। ये जो वृद्धि हुई है जितनी, और टोटल पहले इनकी लंबाई थी स्मॉल एल, तो ई टी विकृति को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। चूंकि ये टेंशन में है तो इसको हम टी, इसके साथ टी लगा दिए, इससे हमारा पहचान होता रहे कि ये तनन विकृति है। और इसका जो फार्मूला हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, यानी कि लंबाई में जो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, दोनों भी हो सकता है, कोई भी। तो ये लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है अपन, जो मूल लंबाई है इनकी, लंबाई में वृद्धि अपन मूल लंबाई, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि लिखा गया, लेकिन मेन फार्मूला यही होता है कि लंबाई में परिवर्तन अपन जो उनकी मूल लंबाई होती है, यानी कि चाहे परिवर्तन में आपका वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये तनन विकृति हो गई आपकी। तनन विकृति के लिए ये फार्मूला हो गया, इसको हम समझ लिए। दूसरा हमारा है संपीड़न विकृति। तो ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर संपीड़न बल लग रहा है, दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। इस यही जो आपका जो भी पदार्थ है उस पर, तो इसमें क्या, जब संपीड़न बल लगाएंगे तो यहाँ पर इसका जो लंबाई है कुछ कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको डॉटेड दिखाया गया, यानी कि पहले लंबाई इनकी एल थी पूरी यहाँ तक, और फिर इसमें डेल्टा एल कमी हो गई इधर से, ठीक है। तो जो कमी हुई है, अब संपीड़न विकृति का फार्मूला क्या हो जाएगा, ई सी, क्योंकि ई आपका स्ट्रेन है, सी आपका कंप्रेशन में है, तो ई सी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ये आपका डेल्टा एल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई में कमी होगा अपन जो भी मूल लंबाई आपकी होगी। तो इसलिए जो डेल्टा एल होता है, परिवर्तन होता है लंबाई में, उसमें कमी होगी तो कमी लिखेंगे, वृद्धि होगी तो वृद्धि लिखेंगे। तो यहाँ से जो संपीड़न में विकृति हो गई, ई सी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से तनन और संपीड़न विकृति आपको क्लियर होगी। यही आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आती है। अनुदैर्ध्य जो विकृति होती है, इसके ये 2 पार्ट्स है, तनन विकृति और संपीड़न विकृति। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आयतन विकृति आपकी क्या होती है। आयतन मतलब क्या होगा कि उसके पूरे आयतन में परिवर्तन हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो आपका एक कोई भी पदार्थ दिखाया गया है, इसका आयतन, ये वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, कोई क्यूब है। तो इस क्यूब में जब फोर्स लग रहे हैं चारों तरफ से, तो इसका जो आयतन है, ये जो डॉटेड दिखाया जा रहा है, इसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आयतन की जो विकृति होगी उसको हम ई वी से डिनोट करेंगे। ई आपका विकृति के लिए और वी आपका वॉल्यूम के लिए। और इसका जो फार्मूला होगा डेल वी बाई डेल्टा वी बाई वी, यानी कि डेल्टा वी आपका आयतन में परिवर्तन है, ये आपका चाहे बढ़ा हुआ हो सकता है चाहे घटा हुआ हो सकता है, जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। और वी आपका मूल आयतन है। तो इस प्रकार से बढ़ा या घटा आयतन जो आपका होगा और मूल आयतन के अनुपात को हम आयतन विकृति बोलते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं, मूल आयतन आपका पहले था वी, और ये बढ़ा हुआ आयतन हो गया डेल्टा वी। ये जो बाहर आपको डॉटेड दिखाया गया, इसका आयतन इतना बढ़ गया है। तो इस प्रकार से ये तीनों विकृति आपको क्लियर हो गई कि संपीड़न विकृति, तनन विकृति और आपकी आयतन विकृति क्या होती है। और शियर स्ट्रेन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया, तो ये आपका है शियर स्ट्रेन, कर्तन विकृति। तो इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये चारों जो विकृति है किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइजन अनुपात। पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और एसएम में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको जरूर तैयार कीजिए। पॉइजन अनुपात, पॉइजन रेशियो जो होता है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर पार्श्व विकृति जो लेटरल स्ट्रेन होती है और अनुदैर्ध्य विकृति जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, उसी का अनुपात हम पॉइजन अनुपात कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका पॉइंट है।
तो जो आपका प्रत्यास्था होती है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम पाइजन अनुपात कहते हैं। पाइजन अनुपात इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला लिटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। और जो पाइजन अनुपात होता है इसको 1/m से डिनोट करते हैं, इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं पाइजन अनुपात को। अनुदैर्ध्य विकृति आपकी क्या होती है, L2 - L1 अपॉन L1, यहाँ फिगर में दिखाया गया है। जो इनकी अनुदैर्ध्य इस लंबाई में परिवर्तन हो रहा है L2 - L1/L1, ये आपका अनुदैर्ध्य विकृति होगा। पार्श्व मतलब क्या होता है, साइड, तो साइड से जो इनका परिवर्तन हो रहा है ये हमारा हो गया D2 - D1, ये आपका D1 और D2 यहाँ पर दिखाया गया है इस फिगर में। तो D2 - D1 अपॉन D1, तो ये पार्श्व विकृति है, ये अनुदैर्ध्य विकृति है। इन्हीं के अनुपात को हम बोलते हैं पाइजन अनुपात। और पाइजन अनुपात को 1/m से डिनोट करते हैं, इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में आपको बताया जा रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुदैर्ध्य विकृति जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो वही दोनों विकृति इसके अंतर्गत आ जाती है और उसी के बारे में हमको डिटेल लिखना होता है। तो तनाव विकृति होती है और संपीड़न विकृति। इस प्रकार से मेन जो विकृति आपको बताएगा तीन ही होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीन प्रकार के, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में ये दोनों पार्ट्स आपके आ जाते हैं, तनाव और संपीड़न। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रत्यास्था गुणांक, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर में, जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रत्यास्था गुणांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, अगर इसको आप समझे रहेंगे तो आगे के चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रतिबल व विकृति के अनुपात को हम प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रतिबल हम समझ लिए, विकृति समझ लिए, और यहाँ पर इनके अनुपात को हम प्रत्यास्था गुणांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा यूज होता है। कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, विकृति को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होती है, विकृति आपकी यूनिट लेस होती है, इसलिए जो प्रतिबल की यूनिट होगी वही आपकी प्रत्यास्था जो गुणांक होगी उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कर्तन मापांक, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम दृढ़ता मापांक भी बोलते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो कर्तन प्रतिबल तथा इससे उत्पन्न कर्तन विकृति के अनुपात को हम कर्तन मापांक कहते हैं। जो प्रत्यास्था सीमा होती है उसके अंदर कर्तन प्रतिबल और इससे उत्पन्न कर्तन विकृति के अनुपात को हम कर्तन मापांक कहते हैं, तथा इसे हम कैपिटल G, कैपिटल N या कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित करते थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है या दृढ़ता मापांक या फिर कर्तन मापांक, इसको हम कैपिटल G, N और C से डिनोट कर सकते हैं। तो कर्तन मापांक कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल अपॉन कर्तन विकृति। ठीक है, सिंपल जो आपका प्रतिबल अपॉन विकृति हो रहा था वो आपका है प्रत्यास्था गुणांक, और जब इसमें कर्तन हो जाता है, शियर आ जाता है, तो शियर प्रतिबल, शियर जो स्ट्रेस होता है अपॉन शियर स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा आपका कर्तन मापांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम Q अपॉन फाई से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट भी वही होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो आपकी प्रतिबल की यूनिट होती है वही यूनिट इसकी भी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका कर्तन मापांक। नेक्स्ट हम देखते हैं हुक का नियम, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में, और बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी पदार्थ के लिए प्रत्यास्था की सीमा में पदार्थ पर उपजा प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। जो आपका प्रतिबल होता है इसमें बस सिंपल से ये याद रखना है कि हुक के नियम में प्रतिबल आपका विकृति के समानुपाती होता है। तो ये आपका देख सकते हैं प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, अर्थात प्रतिबल के बढ़ने अथवा घटने पर विकृति भी क्रमशः बढ़ती अथवा घटती है, सीधा इन पे डायरेक्ट इनका इफेक्ट पड़ता है। इस सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति का आरेख एक सीधी रेखा के रूप में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबल प्रोपोर्शनल जो विकृति है, जो आपका सिग्मा प्रोपोर्शनल ई, जहाँ ई आपका यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट लगेगा, जो कांस्टेंट आपका ई है, कैपिटल ई, जो आपका कैपिटल ई क्या अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रत्यास्था गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला आपका बन जाएगा एक सिग्मा अपॉन ई, स्मॉल ई। ठीक है, तो सिग्मा क्या है, प्रतिबल है, स्मॉल ई आपका विकृति है। तो यही से आपका प्रत्यास्था गुणांक का जो फॉर्मूला है वो मिल जाता है प्रतिबल अपॉन विकृति, जहाँ ई एक स्थिरांक है जिसे हम प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयतन मापांक है बल्क गुणांक, जो बल्क मॉडुलस होता है उसको हम आयतन मापांक भी बोलते हैं। तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर यदि किसी अवयव के सभी तत्वों पर समान तथा सीधे प्रतिबल लगे हुए हों तो ऐसे प्रतिबल व इससे उत्पन्न आयतन में विकृति आपकी आयतन विकृति के ऐसे इसे जो आपका आयतन विकृति होती है उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आयतन मापांक बोलते हैं, तथा इसे हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका बल्क मॉडुलस होता है उसको K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, सीधा प्रतिबल अपॉन आयतन में विकृति। जो सीधा प्रतिबल आपका लगता है और जो उसके आयतन में विकृति होती है उसी के अनुपात को हम बोलते हैं आयतन मापांक। सीधा प्रतिबल आपका P हो जाएगा
और आयतन में जो विकृति है वो आपकी हो जाएगी ईवी, क्योंकि ई आपका विकृति है और वी आपका वॉल्यूम है, तो ईवी से डिनोट करेंगे। और इसकी भी यूनिट वही होगी जो आपकी प्रतिबल की होती है। यूनिट जरूर आप याद रखिएगा, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर एम स्क्वायर, क्योंकि विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है। तो नेक्स्ट हमारा है प्रत्यास्थता गुणांक ई, दृढ़ता मापांक सी तथा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के सभी की SI पद्धति में इकाई न्यूटन पर एवं स्क्वायर होती है। और इसका रीजन भी आपको बता दिया है, क्योंकि जो आपकी विकृति होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आपका याद रखेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल ई से, दृढ़ता मापांक को सी से, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम के से डिनोट करते हैं। इसके इनका आपस में कुछ रिलेशन भी होता है। जैसे मान लीजिए कभी न्यूमेरिकल आपसे पूछता है और सारी चीजें दी हुई है, किसी एक के बारे में पूछ रहा है, ई निकालना है, सी निकालना है या फिर के निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इनका रिलेशन जो होता है आपस में, उस फार्मूले से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो उस फार्मूले को जानना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्यास्थता के विभिन्न स्थिरांकों में संबंध। जो विभिन्न स्थिरांक इनके क्या है, ई, जी और के हैं, 3 स्थिरांक है इनके। तो प्रत्यास्थता के विभिन्न स्थिरांकों ई, जी और के मध्य संबंध हम 2 पदों में ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम ई और ए के मध्य, ई तथा के मध्य जो संबंध होगा उसको देखेंगे। फिर उसके बाद ई तथा जी के मध्य जो संबंध होगा उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो आपका है ई तथा के में संबंध, तो ई तथा के लिए आपका फार्मूला है ई इजकल टू 3k इंटू 1 माइनस 2/m। अगर ये एम आपका यहाँ पर देख सकते हैं, 1/m क्या होता है? पॉइजन अनुपात होता है, पॉइजन रेशियो होता है। तो यहाँ से आपको सारी चीजें अगर दी गई हैं, अगर ई की वैल्यू पूछ रही है तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर सारी चीजें दी गई है, के की वैल्यू पूछ रही है तो हम के इजकल टू निकाल सकते हैं। ई तथा के में संबंध है तो ई के टर्म में भी देखेंगे और के टर्म में भी हम देखेंगे। तो के इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2/m। तो यहाँ से आपका ई तथा के में ये रिलेशन है। इस फार्मूले से हम कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ई तथा जी में संबंध। तो ई तथा जी में संबंध आपका इसके लिए फार्मूला होता है ई इजकल टू 2g इंटू 1 प्लस 1/m। 1/m क्या है? म्यू है, पॉइजन अनुपात है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। और यहाँ से अगर जी की वैल्यू पता है तो ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर ई की जी का पूछा जाए तो ठीक है, जी का भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से जी के टर्म में भी इस फार्मूले को हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन है आप याद रखेंगे दोनों का। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त स्ट्रट में प्रतिबल। जो आपके स्ट्रेस इंक्लूड जो आपका इंड्यूस दिया गया है इन कंपाउंड स्ट्रट। तो संयुक्त स्ट्रट में प्रतिबल आपका किस प्रकार से होता है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चित्र में दिखाए गए स्ट्रट द्वारा कुल वहन किया गया भार, कुल भार आपका क्या हो जाएगा, σ1 A1 प्लस σ2 A2। जो आपका सिग्मा आपका क्या प्रतिबल है, ये आपका क्षेत्रफल है। जहाँ σ1 और σ2 क्रम से क्षण 1 व क्षण 2 में उपजे प्रतिबल है, ये आपका क्षण 1 है, ये आपका क्षण 2 है। तो इनमें उपजे प्रतिबल है और A1 व A2 इनका क्या है, क्षेत्रफल है। क्रमशः क्षण 1 व क्षण 2 के क्षेत्रफल है। छड़ें पूरी तरह से फिक्स्ड है, अतः दोनों छड़ों में विकृतियां समान होंगी। छड़ा जो आपकी छड़ें दी गई है ये क्या है, यहाँ पर फिक्स है, तो जो विकृति होंगी वो समान होंगी। इसीलिए क्या होगा कि E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। विकृति समान है तो एक इसके लिए तो विकृति जो होती है E1 होती है, इसके लिए E2 होती है। लेकिन फिक्स है तो जो विकृति होगी आपकी कम ज्यादा नहीं होगी, दोनों में समान होगी। तो इसलिए इन दोनों की विकृति क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो जब विकृति बराबर है तो इनके लिए इनसे जो फार्मूला हमारा बनता है स्ट्रेस अपान जो प्रत्यास्थता गुणांक आपका होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है आपका यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू आपका यहाँ पर देख सकते हैं E1 इक्वल टू σ1 अपान E1। ये सिग्मा आपका प्रतिबल है, ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक है। और E2 इक्वल टू σ2 अपान E2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, σ1 आपका है, इस σ2 को हम इधर लेकर आ जाए और E1 को हम इधर से भेज दे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा σ1 अपान σ2 इक्वल टू E1/E2। तो जो आपका प्रतिबल है, जो आपका दोनों अलग अलग प्रतिबल दिए गए हैं ये प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर है। तो इस प्रकार से ये फार्मूले की मदद से भी हम कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हैं तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो यही आपका है संयुक्त स्ट्रट में प्रतिबल। इस प्रकार से इनका प्रतिबल यहाँ पर उपजता है। नेक्स्ट हमारा है क्षण में स्वयं के भार के कारण प्रतिबल एवं लंबाई वृद्धि ज्ञात करना। क्षण में जो स्वयं का भार होता है उसके कारण जो प्रतिबल और लंबाई में वृद्धि होती है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में एक छड़ जिसकी लंबाई L है तथा काट का क्षेत्रफल आपका A है। छड़ का ऊपरी सिरा आबद्ध है। छड़ के पदार्थ का घनत्व आपका रो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ से आपका लंबाई और क्षेत्रफल दिया गया है। ये आपका टोटल लंबाई है इस छड़ की, ये छड़ आपका फिक्स है और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिखाया गया है। तो इसका जो घनत्व है रो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। CD भाग में प्रतिबल निकालना है हमको। ये जो CD पार्ट्स आपको दिख रहा है ये भी CD यहाँ पर बनाया गया है। और इसकी जो चेंज हो रहा है ये आपका Y है, और ये जो चेंज हो रहा है इसको हम
डी वाई बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एच पॉइंट है सबसे नीचे और ये आपका एफ पॉइंट है, ए बी सी डी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सी डी भाग में जब प्रतिबल निकालेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे, तो ए वाई रो अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए वाई ए कैंसिल हो जाएगा, रो वाई इनका जो प्रतिबल मिलेगा रो वाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सी डी भाग में प्रतिबल। नेक्स्ट हमारा छड़ के किसी काट पर प्रतिबल वाई के समानुपाती है। तो छड़ के किसी काट पर जो प्रतिबल है वो किसके समानुपाती है, वाई के समानुपाती, क्योंकि जो प्रतिबल है आपको प्रतिबल का फार्मूला क्या मिल गया, रो इंटू वाई, ठीक है। तो किसी काट पर प्रतिबल आपका वाई के समानुपाती है। तो जब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला हमारा हो गया सिग्मा इक्वल टू रो इंटू वाई। तो निचले सिरे एच पर प्रतिबल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाई के समानुपाती है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच पर 0 होगी, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है ये, तो वाई एच पर 0 हो जाएगी वाई की वैल्यू। तो वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा आपका जो प्रतिबल होगा वो आपका 0 होगा एच पॉइंट पे। अगर सबसे मिनिमम यही पॉइंट आपका कहलाएगा, मिनिमम जो स्ट्रेस है यहाँ पर है एच पे। छड़ के ऊपरी सिरे पर जो प्रतिबल होगा, अगर ऊपरी सिरे पर निकाले, यहाँ पर निकाले, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पूरी लंबाई यहाँ पर आ जा रही है। तो वाई इक्वल टू यल रखेंगे उसी फार्मूले में इसमें, और यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स होगा, यानी कि जो आपका प्रतिबल का मान होगा मैक्सिमम होगा, अधिकतम मान यहाँ पर होगा ऊपरी सिरे पर, और निचले सिरे पर मिनिमम होगा। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला हो जाएगा रो इंटू यल हो जाएगा, वाई की जगह पे हम यल रख देंगे। तो ये आपका अधिकतम मान होता है। यदि डी वाई बहुत कम मोटाई का है तो लंबाई डी वाई में विकृति कितनी होगी, डी वाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, जो आपका प्रतिबल है अपन प्रत्यास्था गुणांक, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वाई होता है, तो रो इंटू वाई अपन ई हो जाएगा। लंबाई में विकृति हो गई है, लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, डी वाई इक्वल टू रो वाई अपन ई इंटू डी वाई। तो इस प्रकार से जो हमारा कोई छड़ है उसमें स्वयं के भार के कारण जो प्रतिबल और लंबाई में वृद्धि होती है उसको ज्ञात करने का यहाँ पर बता दिया गया कि प्रतिबल को हम कैसे ज्ञात करते हैं और उनकी वृद्धि को हम कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कुल लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगा, छड़ की डेल्टा यल इक्वल टू रो यल स्क्वायर अपन 2e। तो यही आपका कुल लंबाई में वृद्धि है, डेल्टा यल अपन इक्वल टू रो यल स्क्वायर अपन 2e। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे कि कुल लंबाई में जो वृद्धि होती है यही वृद्धि आपकी होती है। फार्मूला केवल आपको ध्यान देना है, कभी भी एग्जाम में अगर पूछता है तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नरम इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख। जो प्रतिबल विकृति आरेख होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर भी आपका ये टॉपिक दिया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये आपका डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको ध्यान क्या देना है अभी हम आपको बताते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं एक साइड में आपका स्ट्रेन, ये स्ट्रेन दिया गया है, ये स्ट्रेस दिया गया है, यहाँ पर ओ पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से एक हम जो डायग्राम बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का इस प्रकार से बनता है, ये जो लाइन है ए तक तो सीधी जाती है, ए के बाद कर्व हो जाती है थोड़ा बहुत, और सी पॉइंट पे आपका मैक्सिमम होता है, फिर ये यहाँ से नीचे आ जाती है, डी पॉइंट पे आपका मिनिमम होता है, और फिर हम यहाँ से चेंज होता है ये ऐसे। ई पर आपका जो प्रतिबल होता है मैक्सिमम प्रतिबल होता है, यहाँ के बाद ई के बाद क्या होता है, ये फेल हो जाता है, एफ पे आता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ए बी सी डी ई पॉइंट आपका दिया गया है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट क्या है और ई पॉइंट क्या है, एफ पॉइंट क्या है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ए और बी पॉइंट आपका एक ही पॉइंट नजर आता है, लेकिन ए तक आपकी जो लाइन होती है ओ ए लाइन आपकी सीधी रेखा होती है और ए के बाद आपका कर्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम समझ ले पॉइंट को। ए पॉइंट आपका क्या समानुपाती बिंदु है, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो आपकी सीधी रेखा होती है ओ से ए तक। बी आपका प्रत्यास्था सीमा बिंदु है, पॉइंट ऑफ इलास्टिक बी आपका है। ए से बी तक आपका इलास्टिक, यहाँ पर इलास्टिक जो आपका लिमिट होता है वो बना रहता है। तीसरा हमारा सी उच्च पराभव बिंदु, यानी कि हायर इल्ड पॉइंट। इल्ड पॉइंट यहाँ से इल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, पराभव जो बिंदु होता है वो स्टार्ट हो जाता है, सी से डी तक चलता है, ठीक है। सी पर आपका स्टार्टिंग होता है, डी पर आपका यहाँ पर मैक्सिमम होता है और डी पर आपका मिनिमम होता है। तो सी को हम उच्च पराभव बिंदु बोलते हैं, हायर इल्ड पॉइंट, और डी को हम निम्न पराभव बिंदु बोलते हैं, लोअर इल्ड पॉइंट। ये आपका क्या चरम बिंदु होता है। चरम बिंदु मतलब क्या है, इसमें चरम प्रतिबल आपका यहाँ पर होता है, और इसके बाद क्या होता है कि आपका जो ये फेल होने लगता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। ये आपका चरम बिंदु है, अल्टीमेट पॉइंट, और एफ आपका भंजक बिंदु यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट, एफ पर आपका जाके फ्रैक्चर हो जाता है पॉइंट। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट के बारे में हम याद रखेंगे और उसके बारे में हम अगर एग्जाम में आता है तो लिख सकते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर आपका फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर होने से पहले क्या होता है, उसमें नेकिंग होती है,
ठीक है। यहाँ पर कहीं एक पॉइंट पर आपका क्या होगा, जब भी इसमें फोर्स लग रहा है तो एक पॉइंट पे क्या होगा, ये वीक पॉइंट होगा, यहाँ से ये टूटना स्टार्ट होगा, यहाँ से कुछ इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो यही हमारा पॉइंट ई है जहाँ पर आपका चरम प्रतिबल होता है। और इसके बाद जस्ट ये फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ये हमारा कहलाता है कप कोन फ्रैक्शन इन डक्टाइल मटेरियल। तो इस प्रकार से ये फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये पॉइंट हमारा ई कहलाता है जहाँ पर नेकिंग होती है, और जहाँ पर फ्रैक्चर होता है वो हमारा यह पॉइंट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पहला हमारा पॉइंट था समानुपातिक बिंदु, यानी कि पॉइंट ए को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो प्रतिबल विकृति आरेख पर स्थित वह बिंदु जहां तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है और हुक का नियम वैध होता है, तो वही बिंदु हमारा ए कहलाता है। ए पर प्रतिबल के मान को हम समानुपाती सीमा कहते हैं। ग्राफ का प्रारंभिक भाग ओ ए एक सरल रेखा है, तो जहां तक आपका प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है और हुक का नियम वैध होता है, वही पॉइंट हमारा ए कहलाता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है पॉइंट बी, तो बिंदु ए के बाद आपका क्या होता है, ग्राफ वक्री होने लगता है। वह बिंदु जहां तक पदार्थ प्रत्यास्थ सीमा में रहता है, यह ध्यान रहे ज्यादातर धातुओं के लिए बिंदु ए और बिंदु बी संपाती होते हैं, एक ही पॉइंट आपके होते हैं। अगर ये दोनों अलग हुए तो बिंदु ए हमेशा बिंदु बी के पहले होगा। तो जहां तक आपका प्रत्यास्थ सीमा में रहता है पदार्थ, वही हमारा पॉइंट बी कहलाता है। ए से बी के बीच में प्रत्यास्थ सीमा में रहता है। नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट, तो जब प्रत्यास्थ सीमा के आगे आपका बल लगाते हैं उससे ज्यादा उसके पार हो जाता है, तो ये हमारा पॉइंट हमारा सी का आता है। बिंदु बी के आगे भार लगाने को प्रत्यास्थ सीमा को पार भार लगाना कहते हैं। प्रत्यास्थ सीमा के आगे हम भार लगाना कहते हैं। बिंदु सी पर पहुंचने पर पदार्थ बिना बल बढ़ाए ही अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगता है। बिंदु सी पर हम क्या करते हैं, बिना बल बढ़ाए ये जो आपका पदार्थ होता है अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगता है। द्रव्य के इस व्यवहार को हम पराभव कहते हैं, यानी कि इल्डिंग कहते हैं। उसको इल्डिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका सी से डी पॉइंट तक आपका इल्ड जो आपका होना स्टार्ट होता है सी से, और डी पर आपका मिनिमम होता है। इसीलिए हम सी पॉइंट को आप उच्च पराभव बिंदु बोलते हैं और डी पॉइंट को निम्न पराभव बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु सी आपका क्या है, उच्च पराभव बिंदु, हम बिंदु सी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न पराभव बिंदु, बिंदु डी। तो पराभव क्रिया बिंदु सी से प्रारंभ होकर बिंदु डी तक जारी रहती है। प्रतिबल विकृति आरेख पर स्थित वह बिंदु जहां पर इल्डिंग प्रक्रिया आरंभ हो जाए इल्ड पॉइंट कहलाता है। तो जो जहां से इल्डिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो हमारा इल्ड पॉइंट कहलाता है, लेकिन यहाँ से सी से प्रारंभ होकर डी तक चलती है, तो दो पॉइंट है, तो इसलिए हम एक को उच्च और डी को निम्न बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ई पॉइंट है, तो जिसको हम चरम बिंदु बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। जब लोड का मान बढ़ता जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि नमूने के एक बिंदु पर उसका काट न्यूनतम हो जाता है। जो अभी आपको दिखाया गया, एक बिंदु पर उसका काट न्यूनतम हो गया और वहीं से वो फेल करता है, तो इस काट को हम नेकिंग कहते हैं। जहाँ पर उसका काट जो होता है न्यूनतम हो जाता है तो उसी को हम नेकिंग बोलते हैं। और जिस बिंदु पर नमूने में नेकिंग प्रारंभ हो जाती है उसे हम अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, उसको हम पॉइंट ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा भंजक बिंदु, यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसे हम रप्चर पॉइंट भी कहते हैं। वह बिंदु जहाँ पर नमूना विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसी को पॉइंट ऑफ रप्चर कहते थे। यहाँ पर सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे प्रतिबल विकृति आरेख के। नेक्स्ट हमारा है चरम प्रतिबल। आपका क्या होता है, अल्टीमेट स्टेट, अल्टीमेट पॉइंट। तो आप देखिए, किसी अवयव पर टूटने से पहले जो अधिकतम भार लगाया जा सकता है उसे चरम भार कहते हैं, क्योंकि उस भार के बाद जो चरम भार आपका होता है अल्टीमेट स्टेट, उसके बाद वो टूट जाता है, तो तथा इस समय के प्रतिबल को चरम प्रतिबल कहते हैं। तो चरम प्रतिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, चरम भार अपान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये आपका चरम प्रतिबल वही है जिसके बाद आपका क्या होता है, जो भी आपका पदार्थ होगा, जो भी होगा वो आपका टूट जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सुरक्षात्मक भार या फिर कार्यकारी प्रतिबल, जो आपका सेफ लोड होता है या फिर वर्किंग स्ट्रेस। ये क्या होता है, तो पदार्थ पर उसकी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो भार लगता है उसे हम सुरक्षात्मक भार कहते हैं, तथा इस भार पर पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल को कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। इंजीनियरिंग संरचनाओं के अभिकल्पन में कभी भी हम चरम प्रतिबल गणना में नहीं लेते, क्योंकि चरम प्रतिबल के बाद जस्ट आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो फेल हो जाएगा। चरम प्रतिबल को सुरक्षा कारक से डिवाइड कर कार्यकारी प्रतिबल की गणना की जाती है। तो कभी भी हम चरम प्रतिबल की गणना नहीं करते, हमेशा हम कार्यकारी वर्किंग स्ट्रेस की जो गणना करते हैं। और ये कैसे करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस को हम क्या करते हैं, चरम प्रतिबल से सुरक्षा गुणांक जो होता है उसे डिवाइड करके तो हम वर्किंग जो स्ट्रेस होता है उसको निकालते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेके चलते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी चीजें होती है वो फेल नहीं होती है। तो कार्यकारी प्रतिबल जो आपका होगा वर्किंग स्ट्रेस चरम प्रतिबल अपान सुरक्षा गुणांक। तो कभी भी चरम प्रतिबल को गणना में नहीं लेंगे, उसमें हम सुरक्षा गुणांक से भाग करके जो मान आएगा उसको हम जो कार्यकारी प्रतिबल कहलाता है उसको हम गणना में लेते हैं। अब ये सुरक्षा गुणांक या सुरक्षा कारक आपका क्या कहलाता है, जिसको हम चरम प्रतिबल से डिवाइड करते हैं।
तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुरक्षा कारक चरम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं चरम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात आपका सुरक्षा गुणांक या सुरक्षा कारक कहलाएगा। सुरक्षा कारक का मान कभी भी 1 से कम नहीं होगा। इसका मान 2 से लेकर 6 तक होता है, जो संरचना के प्रकार, उपयोगिता व स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ से सुरक्षा कारक का जो फार्मूला होगा चरम प्रतिबल अपान कार्यकारी प्रतिबल, क्योंकि ये जो सुरक्षा कारक है आपको बता दें कि सुरक्षा कारक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए होता है। कोई भी अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कुछ हम सुरक्षा लेकर चलेंगे, पहले से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलेंगे कि जो भी स्ट्रेस हम लगा रहे हैं वो फेल ना हो। जैसे चरम प्रतिबल अगर हम गणना में लेकर चलेंगे तो चरम प्रतिबल के बाद ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, तुरंत आपका जो भी अवयव होता है, ठीक है, जो भी मटेरियल होता है वो फेल हो जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है। इसीलिए हम उसमें सुरक्षा गुणांक से कुछ भाग कर लेते हैं और इसका मान 2 से लेकर 6 तक होता है। जैसे भी आपका स्ट्रक्चर होगा, जैसे उपयोगिता होगी, उनकी जैसी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो वहाँ पर सुरक्षा गुणांक हम लेके चलते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, उसी को हम कार्यकारी प्रतिबल बोलते हैं, जिससे जो भी हमारा पॉइंट है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं होगा। तो यही हमारा सुरक्षा कारक यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा ताप प्रतिबल एवं विकृति। जो आपका ताप में प्रतिबल होता है और विकृति होता है, तो वो क्या होता है, आपका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जब किसी छड़ को गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए और वह क्रमशः फैलने तथा सिकुड़ने के लिए स्वतंत्र हो, तो उस क्षण में तापीय प्रतिबल विकृति उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि छड़ के विरूपण को न होने दिया जाए तो उसमें तापीय प्रतिबल तथा विकृति उत्पन्न होता है। ताप के कारण क्षण में पैदा हो रहे प्रतिबल को ताप प्रतिबल एवं उसके इस कारण हो रही विकृति को हम ताप विकृति कहते हैं। और ताप विकृति आपका जो आपका अल्फा होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपका ताप में परिवर्तन है और ताप प्रतिबल आपका होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल ई। अल्फा आपका क्या है, छड़ की धातु का रेखीय प्रसार गुणांक। डेल्टा टी आपका ताप में परिवर्तन है और ये आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा ताप प्रतिबल एवं विकृति किसे कहते हैं। तभी हम आपको बता दें कि जब भी मान लीजिए कोई छड़ है, अगर उसमें हम जब किसी छड़ को गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, क्रमशः फैलने तो सिकुड़ने के लिए वो स्वतंत्र है, तो उस क्षण में कोई ताप प्रतिबल और विकृति उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि हम फिक्स करके उसको रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों तरफ से फिक्स करके रखे, ये छड़ आपका है और इसमें इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो ना इसमें गर्म करने पर इसमें फैलने के लिए जगह होगा, ना ठंडा करने पर इसमें सिकुड़ने के लिए जगह होगा। तो जब गर्म करेंगे तो ये फैलने की चेष्टा करेगा, तो इसमें क्या होगा, फैलने की चेष्टा करेगा यहाँ पर, ठीक है, और जगह नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, जो भी आपका यहाँ पर प्रतिबल और विकृति दिया गया है। तो और जब हम इसको ठंडा करेंगे तो इस ठंडा करने में इसमें सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होगी वो भी आपका नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। और जब गर्म करेंगे तो फैलने की चेष्टा करेगा, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, संपीड़न उत्पन्न होगा। तो इसके कारण जो आपका तनाव अगर हम फ्री रखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रतिबल और विकृति उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन यदि छड़ को विरूपण न होने दिया जाए, उसको फिक्स करके रखा जाए, तो उसमें तापीय प्रतिबल तथा विकृति उत्पन्न होता है। तो यही हमारा ताप के कारण जो छड़ में पैदा हो रहा है प्रतिबल होता है उसी को हम ताप प्रतिबल कहते हैं, और इसके कारण जो विकृति उत्पन्न होगी उसी विकृति को हम ताप विकृति बोलते हैं। तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, जो भी लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आप मैच करा सकते हैं अपने सिलेबस से, कोई भी टॉपिक यहाँ पर आपको छूटने वाला नहीं है चैप्टर वाइज। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।